नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ अश्मिता तिवारी। आज का सबसे बड़ा और चर्चित मुद्दा है द कश्मीर फाइल्स। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को अपनी सरजमी से पलायन करना, उनके साथ किए गए अत्याचार और अन्याय को इस फिल्म के माध्यम से देश के जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से तथा आज भी न्याय की आस लगाए पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए फिल्म बनाई गई। विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर जैसे कई उम्दा कलाकारों ने इसमें काम किया। अपने ही देश के अंदर अपनी जमीन, अपने ही घरों से पलायन करना पड़े, वो भी देश आज़ाद होने के बाद, हमारे लिए शर्म की बात है। और इससे भी बड़ी शर्म की बात है कि 30 साल बाद भी हम इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि दोषियों को सजा तो दूर, आज भी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। टीवी चैनल्स पर बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता एक दूसरे को इस घटना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज हम भी आपको इस ज्वलंत मुद्दे पर तर्कसंगत तथ्यों पर आधारित अपने विचार रखेंगे। अब आपको तय करना है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन्हें सजा कैसे मिले तथा पीड़ित परिवारों को न्याय कैसे दिया जाए। फिल्म में पीड़ित कश्मीरी पंडित परिवारों की दर्दनाक घटनाओं के बारे में दिखाया गया है। मीडिया को दोषी बताने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त कौन सा मीडिया वहां काम कर रहा था, उसे छिपा दिया गया। नेताओं ने, सरकारों ने, अफसरों ने वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए, ये तो बताया, लेकिन वो नेता कौन थे, जिम्मेदार सरकार आखिर किसकी थी, वो अफसर कौन थे, उनको बताने की हिम्मत फिल्म निर्माता नहीं कर पाए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ये तांडव कश्मीर के पंडित परिवारों के साथ हुआ, तब किसकी सरकार थी। विदित हो कि कांग्रेस की सरकार 19 जनवरी 1990 से पहले ही हट चुकी थी। केंद्र में भाजपा समर्थित जनता दल की सरकार थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वहीं कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे और ठीक एक दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जब कांग्रेस की सरकार ही नहीं थी तो कांग्रेस इसकी जिम्मेदारी आखिर कैसे ले। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं का कहना है कि इस कांड की पटकथा कांग्रेस के समय ही लिख दी गई थी, इसलिए इसके जिम्मेदार भाजपा नहीं कांग्रेस है। आपको बता दें कि घटना को आज लगभग 30 साल हो चुके हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार करीब 15 साल से सत्ता में है। पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए तथा दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसी घटनाओं के लिए 30 साल का समय ज़्यादा नहीं होता। जो इस घटना में शामिल रहे होंगे वो आज भी जिंदा होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब कश्मीर में पीड़ित पंडितों को बेघर किया जा रहा था, तब भी देश में सामाजिक संगठन मानवाधिकार की बात करते थे। तब वो सामाजिक संगठन आखिर कहाँ थे जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। अफजल गुरु जैसे आतंकियों की रात में खुलने वाली सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया। राजनीतिक पार्टी हो या फिर समाजसेवी संस्थाएं क्यों कश्मीर के पलायन पर आखिर चुप्पे साधे रहे। आज जब फिल्म रिलीज हुई तो पार्टियों के कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों को न्याय की मांग के लिए लोगों से फिल्म देखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। राज्य की सरकारें फिल्म को टैक्स फ्री कर रही हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय दो की अपील की जा रही है। सबके सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। टीवी पर लगातार बहस चल रही है। इस ऐतिहासिक घटना तथा मानवता को शर्मसार करने वाले कांड के लिए कोई जिम्मेदारी लेने और कार्यवाही करने को आखिर तैयार क्यों नहीं है। क्या फिल्म को टैक्स फ्री कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिल्म दिखा पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। धारा 370 हटने के बाद भी कितने परिवार अपने मकानों में वापस गए हैं या चले जाएंगे, इसकी कोई व्यवस्था हुई। क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मौजूदा सरकार हिम्मत करेगी। कश्मीर में जो हुआ वो एक दिन में हुआ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी तैयारी तो पहले से ही थी। 1 दिसंबर 1989 को पुलिस ऑफिसर अजय कपूर की हत्या के बाद हालात और बिगड़ने लगे।
जनवरी से लेकर अगस्त तक 132 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आखिर इस सब की शुरुआत हुई तो आखिर कहां से? इस प्रश्न का सही जवाब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ नॉन वायलेंस काम कर रही थी, उनकी मांग थी कि जिस प्रकार अन्य राज्यों को अधिकार मिले हैं उसी प्रकार कश्मीर को भी अधिकार मिलने चाहिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने मिलिट्री विंग बनाया था जिसका मुखिया मकबूल भट्ट था। इंडियन एयरलाइंस अपहरण उसका नाम आया तब मकबूल भट्ट को फांसी की सजा हुई। इसी मिलिट्री विंग के 200 से 300 नौजवान लड़के कश्मीर से पाकिस्तान चले जो आईएसआई के हाथ लगे और उन्होंने उन्हें भारत के खिलाफ जिहाद के लिए तैयार किया। उपद्रवी बनाकर कश्मीर भेजा गया। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी थी। वीपी सिंह ने जॉर्ज फडणवीस को अमन लाने के लिए कश्मीर भेजा। जिन मुस्लिम नेताओं से जॉर्ज की बात हुई उन्हें भी मार दिया गया और कश्मीर में प्रचार किया कि भारत ने इन्हें मारा है। मौलवी उमर फारूक ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और बताया कि अमन कैसे लाया जा सकता है। उनके घर में उनको गोलियों से भून दिया गया। कश्मीर के राज्यपाल इन दंगों को रोकना चाहते थे लेकिन मजबूर थे क्योंकि भय का वातावरण बना दिया गया था। 5 लाख से ज़्यादा पंडित परिवार सदमे में थे क्योंकि उनके दरवाज़ों पर पैम्पलेट लगाकर उन्हें ये कह दिया जाता था कि आपकी बेटी सुंदर है, इस रास्ते से आती जाती है, सलामती चाहते हो तो छोड़ दो कश्मीर। ये सब पाकिस्तान परस्त आतंकियों की करतूतें थी। जिसने इनका विरोध किया उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, वो चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो। पूरे कश्मीर में दहशत का माहौल था। पुलिस अपना आत्मबल खो चुकी थी। मीर मौलाना फारूकी के जनाजे में भीड़ ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया तो आत्मरक्षा में 50 से ज़्यादा नागरिक मारे गए। इन सभी घटनाओं ने ये माहौल कश्मीर में पैदा किए। आज भी पीड़ित परिवार दर्दनाक घटना के बारे में सोचकर ही सिहर उठती है। फिल्म आने के बाद एक बार फिर घावों पर नमक लगाने का काम तो हुआ, दोषारोपण का सिलसिला भी तेज हुआ। क्या पीड़ित परिवारों को जख्मों पर मरहम लगाने का काम मौजूदा सरकार करेगी या वोट बैंक की राजनीति के लिए ऐसी अनेक घटनाओं को याद किया जाता रहेगा? भारत के प्रधानमंत्री फिल्म पर टिप्पणी कर सकते हैं लेकिन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा पीड़ित परिवारों के पुनः वापसी का भरोसा नहीं दे सकते। विपक्षी पार्टियों के नेता द कश्मीर फाइल्स के जवाब गुजरात फाइल्स और लखीमपुर खीरी फाइल्स पर फिल्म बनाने की अपील करते रहेंगे। इसे विडंबना ही कहा जा सकता है कि आज़ाद भारत में अपने ही घरौंदों से बेघर परिवार अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने कत्लेआम होने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करवा सकते हों और हितैषी सरकारें होने के बाद भी न्याय की उम्मीद तोड़ देते हों। जिस देश में मानवाधिकारों के नाम पर समाज सेवी आतंकियों की वकालत करते हों लेकिन पीड़ित परिवारों के पक्ष में काम करने का समय न निकाल पाता हो, इसे विडंबना ही कहा जाएगा। जहां 30 साल गुजर जाने के बाद भी दोषियों की पहचान ना होती है, वोट बैंक की राजनीति के लिए दोषारोपण होता हो, अब भी दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ित परिवारों को न्याय कहा नहीं जा सकता। हम ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सत्य हुंकार के साथ। नमस्कार।